अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने अब तक सारी बात पढ़ी थी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम है कि वहाँ क्या वाक़यात होते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी जिजोनम की, उसमें क्या वाक़यात होते हैं। और आज हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा पढ़ना है जिसे हम कहते हैं ईलियम। ईलियम एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि बाकी की स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये तीसरा आखिरी हिस्सा होता है। अगर हम इसकी वॉल को कट करके देखें तो हमें छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नज़र आती हैं। इन प्रोजेक्शंस को वाइलाई कहते हैं। अगर हम एक की बात करेंगे तो हम उसे विलस बोलेंगे, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। और अगर ढेर सारी की बात करें, प्लूरल में ये वर्ड यूज़ करेंगे तो हम बोलेंगे वाइलाई। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लंबी ट्यूब के जैसी है, जैसे ये मार्कर समझ लें, लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और दरमियान में इसके सुराख है जिसे हम कहते हैं ल्यूमन, जिसमें से खुराक जो है इसके अंदर से गुजर सकती है। जैसे इस वक्त आपको यहाँ करके ल्यूमन दिखाई गई है और यहाँ करके इसकी वॉल को कट करके वाइलाई जो है वो दिखाए गए हैं। यहाँ पर बहुत सारी ब्लड सप्लाई भी मौजूद होती है, वेन्स की भी, आर्टरीज की भी, जो कि कनेक्शन पैदा करती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, ताकि जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, और उनको हासिल किया जाए, उनको ब्लड सप्लाई के थ्रू रेस्ट ऑफ द बॉडी में पहुंचाने में मदद मिले। बजाते खुद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये हिस्सा सेल से मिलकर बना है, इनको भी ये न्यूट्रिशन मिलती रहे। अब अगर मैं एक बड़ी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बड़ा करूं और उसको आपको खोल कर दिखाऊं तो आपको ऐसा नज़र आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज का एक पूरा प्रॉपर नेटवर्क है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड होता है। पूरे विलस के अंदर बिल्कुल ये बिछा हुआ होता है जाल की तरह। दरमियान में येलो कलर की एक छोटी सी ट्यूब्यूल आपको नज़र आती है, जो मैंने इस वक्त ब्लैक मार्कर से बनाई है, उसे लैक्टियल बोलते हैं। ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्यों ऐसे कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है, जो कैपिलरीज का जो नेटवर्क है, उससे आसानी पैदा होती है और जगह फराहम हो जाती है, जगह ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन को जो है वो अब्जॉर्ब किया जाता है। मिसाल के तौर पर पानी के मॉलिक्यूल्स को, सॉल्ट्स को, आइंस को, शुगर्स को, इन सब को यहाँ पर जज़ब करने में खासी मदद मिलती है। ये जो वाइलाई हैं ये एक तो खुद इतने बड़े बड़े हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जगह ज़्यादा फराहम करते हैं जहाँ पर अब्जॉर्प्शन जो है वो की जा सके। नंबर 2, इनमें एपिथेलियल सेल सबसे बाहर आपको नज़र आते हैं, जो आप यहाँ ग्रीन बॉर्डर की शक्ल में आप देख सकते हैं। तो ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें बजाते खुद आगे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनी होती हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो हर एपिथेलियल सेल के हेड पर बनी होती हैं। आम एपिथेलियल सेल जो है किसी भी चीज़ की लाइनिंग को पैदा करता है, बनाता है, लेकिन इस एपिथेलियल सेल की खास बात यह है कि इसमें मजीद आगे से प्रोजेक्शंस बनी हुई हैं। अगर हम इन प्रोजेक्शंस को, जो कि वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में मौजूद है, वाइलाई कहते हैं, तो ये सेल्स के अंदर आगे से बनी हुई हैं, इसलिए इनको हम माइक्रोवाइलाई बोलते हैं। माइक्रोवाइलाई मजीद सरफेस एरिया जो है बढ़ा देती हैं, एक्सपोज्ड एरिया, जगह, खुली जगह फराहम कर देती हैं, जहाँ से न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को जो है वो अब्जॉर्ब किया जा सकता है बड़े आसान तरीके से। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि हमारा जो कि खुराक है उसमें शुगर्स भी हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें अमाइनो एसिड्स भी हैं, फैटी एसिड्स भी हैं, ग्लाइसरॉल भी है। तो जो वाइलाई के एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये जनाब फैटी एसिड्स को, ग्लिसरॉल को, जो कि लिपिड्स की हजम होने के बाद बनते हैं, उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं, उसको यहाँ पर इसको अब्जॉर्ब करने का मौका मिलता है। बहुत सारे जो प्रोटीन्स होती हैं वो फैट्स के साथ मिलकर, मिसाल के तौर पर ये अगर प्रोटीन है और ये अगर लिपिड है, तो दोनों मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बना देते हैं जिसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। लिपोप्रोटीन्स भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की एक बड़ा ग्रुप है, जो कि आगे हमारे जिस्म में बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम सर अंजाम देता है। बहुत सारी मेम्ब्रेन्स के लिए चाहिए होता है, बहुत सारी फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। इसके अलावा इसी एरिया के पास से लिम्फेटिक डक्ट जो है वो निकल रही होती है, जो कि सीने की तरफ जाती है थोड़ा सा, उसकी पोजीशन उस तरह से है, तो उसको थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट कहते हैं, जो कि
लिपोप्रोटीन्स को पानी के साथ तोड़ने में मददगार साबित होती है, जिसे हम कहते हैं कि जी ये हाइड्रोलाइजेशन हो रही है। अगर किसी चीज़ को पानी की प्रेजेंस में तोड़ा जाए तो हम कहते हैं इसे हाइड्रोलाइजेशन ये हो रही है। और इसमें जो एंजाइम्स हैं वो काम सर अंजाम देते हैं, जो कि हमारे ब्लड के प्लाज्मा में पाए जाते हैं। फिर साथ साथ बहुत सारा अमाउंट ऑफ फैट्स जो हैं उसको हमारे लिवर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, क्योंकि लिवर वो बहुत अहम जगह है जहाँ पर फैट को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन वगैरह की फॉर्म में। स्किन के पास, मसल्स के अंदर जो आपकी फैट होती है जिसकी वजह से थोड़ा सा मोटापे की तरफ भी इंसान जाता है, ये डेपोजिशन जो है ये इसके थ्रू होती है। अब अगर हम बात कर लें कि जो इंटेस्टाइन है, क्योंकि मुसलसल आप देख सकते हैं कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है और सारी स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ सेंटर में है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में से जब जब खुराक गुजर रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता उस खुराक को मूव फॉरवर्ड किया जाता है और उसमें से अब्जॉर्प्शन का जो फिनोमिनन है उसको करते रहते हैं। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में थोड़े बहुत गड़े पड़ जाते हैं, डैमेजेस हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो सेल्स हैं डिवाइड करके नए सेल्स जो हैं वो पैदा करते रहते हैं। इन गड़ों को क्रिप्ट्स कहते हैं, जहाँ पर सेल्स तेजी से डिवाइड करके नई जो एपिथेलियल लाइनिंग है उसको सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एपिथेलियल लाइनिंग जो है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जनाब अब्जॉर्प्शन के लिए वाफर मिकदार में जगह फराहम करती है, जिसपे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब करने का मौका मिलता है। उसके बाद सारी की सारी स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ दाखिल हो जाती है, एंटर हो जाती है एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं सीकम। सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ये सीकम एक बड़े पाउच के जैसा है, फिर बाकी पूरी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये सारी स्टार्ट हो जाती है। और लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा छोटा सा जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो अपेंडिक्स कहलाता है, और उसके बाद हम बाकी के जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके टॉपिक को अभी आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल अब हम यहाँ देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन सीकम के अंदर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खुल जाती है। अब एब्जॉर्प्शन का सारा अमल स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो गया होता है, उसमें विलस काम करते हैं और एपिथेलियल सेल्स काम करते हैं। जो चीज़ें अनडाइजेस्टेड रह जाती हैं, जिनसे हमें अब मज़ीद न्यूट्रिशन हासिल नहीं हो सकती, या वो चीज़ें जिनको हमारी बॉडी हज़म नहीं कर सकती, इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट जिनको हमारी बॉडी को निकाल देना चाहिए, और थोड़ा सा वाटर जो कि फीकल मटीरियल को, वेस्ट को निकालने के लिए ज़रूरी है, ये सारी की सारी चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ सीकम के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल कर देती है। यहाँ पर एक स्फिंक्टर मौजूद होता है। स्फिंक्टर हर उस छोटे से राउंडेड से मसल को कहते हैं जो कि एक ओपनिंग को गार्ड करता है, यानी उस ओपनिंग में किसी भी चीज़ को अंदर आने के लिए अलाउ करता है। तो ये स्फिंक्टर इलियोसिलिक स्फिंक्टर है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से तमाम कॉन्टेंट्स को लार्ज इंटेस्टाइन में आने के लिए हेल्प आउट करता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन का जो बाकी का सारा हिस्सा है वो आप देख रहे हैं सीधा सा है, खासा बड़ा है, और इसमें भी खासी जगह फराहम की गई है अल्लाह ताला की तरफ से। ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसमें अच्छी तरह से चेक कर लिया जाएगा कि क्या अभी भी कोई ऐसे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं जिनको अब्जॉर्ब करके वापस भेज दिया जाए, और जो बिल्कुल सही फीकल मटीरियल तैयार हो जाता है उसको फिर बड़े पाउच रेक्टम में भेजा जाता है। रेक्टम जिस ओपनिंग से हमारे जिस्म से बाहर खुलता है उस ओपनिंग को कहते हैं एनस। सीकम के साथ एक छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसे कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, रूडिमेंट्री ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन उसको कहते हैं जो कि प्रेजेंट तो हो लेकिन कोई काम हमारी बॉडी में फ़िलहाल सरअंजाम ना दे। तो हमारे जो एवोल्यूशनिस्ट हैं उनका ये मानना है कि जो पुराने हमारे ऑर्गेनिजम्स थे उनमें जब अपेंडिक्स मौजूद थी तो इसका कोई फंक्शनिंग ज़रूर होती होगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ, इर्तिका के अमल के गुजरने के साथ साथ अपेंडिक्स का जो अपना फंक्शन है वो ख़त्म हो गया। अब होता क्या है कि बहुत सारा वेस्ट जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ प्रोसेसिंग के लिए आ रहा होता है तो कुछ वेस्ट, कुछ गंदमन अपेंडिक्स में भी ठहर जाता है। और अगर यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस दोनों में से कोई एक या दोनों अब यहाँ पर इन्फेक्शन पैदा कर दें और उस वहाँ पर जहर सिक्रीट करना शुरू कर दें तो अपेंडिक्स जो है वो जो है स्वोलन हो जाती है, दर्द का बायस बनती है, यहाँ पर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं और ब्लड सप्लाई के थ्रू ये सारी बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सकता है। इसलिए इस वक्त जब तकलीफ होती है इसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, जिसमें यहाँ करके इंसान को लोअर एब्डोमिनल रीजन पे, पेट से थोड़ा सा नीचे अपने दाएं तरफ जो है वो दर्द महसूस होना शुरू होती है और वो अपेंडिक्स में इन्फेक्शन की वजह से हो रही होती है।
तो अपेंडिसाइटिस की तकलीफ हो जाती है और इसको टेस्ट के थ्रू कंफर्म कर लिया जाता है। और फिर अगर तो ये इतना इसमें इन्फेक्शन है कि अभी आप मेडिसिन के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिर तो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर सर्जिकली इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स अगर आपकी बॉडी में नहीं भी है तो बड़े आराम से आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अपेंडिसाइटिस का ये प्रॉब्लम है। अब जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कोलोन आ जाती है और उसके बाद आपका लास्ट हिस्सा आ जाता है रेक्टम। रेक्टम जो है ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और रेक्टम जनाब क्या करता है, ये फीकल मटेरियल को थोड़ी देर के लिए स्टोर करता है। यहाँ पर नर्व्स की इनर्वेशन भी होती है। जब रेक्टम जो है वो फीकल मटेरियल से फुली भर जाता है तो एक हाजत जो है वो फील होती है हर इंसान को, जिसकी वजह से फीकल मटेरियल को डिस्चार्ज आउट किया जाता है थ्रू द ओपनिंग एनस। एनस के पास भी दो ओपनिंग्स एनस के पास भी दो स्फिंक्टर्स होते हैं जो कि इसको कंट्रोल करके रखते हैं। एक जो इसमें स्फिंक्टर बना हुआ है वो स्मूथ मसल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें आपने देखा होगा, हमने पहले भी कहीं पढ़ा था कि स्ट्राइएशंस नहीं होती। बेसिकली मसल्स लेकिन प्रोटीन्स के ही बने होते हैं, सेल्स के ही मिलकर बने होते हैं। और दूसरा जो इसमें सेल्स हैं वो स्ट्राइप्ड हैं, यानी उनमें आपको स्ट्राइएशंस नजर आएंगी। और ये इंशाल्लाह ताला सेकेंड ईयर में हम जाके पढ़ेंगे कि स्ट्राइएशंस का क्या मतलब है। ये आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि प्रोटीन्स यहाँ पर जो है वो पाई जाती हैं, वो ओवरलैप हो रही होती हैं। आपको कहीं कहीं हिस्सा गहरा और कहीं कहीं हल्का नजर आता है जब आप माइक्रोस्कोप से मसल्स को देखते हैं। तो ये दो तरह के मसल से यहाँ पर दो स्फिंक्टर पाए जाते हैं जो कि एनस की ओपनिंग को गार्ड करते हैं। और फीकल मटेरियल को जब रेक्टम में भर जाता है, हाजत पूरी होती है, तो उसको लूज करते हैं तो फीकल मटेरियल इज डिस्चार्ज आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। छोटे बच्चों में क्योंकि कंट्रोल इतना नहीं होता, वक्त के साथ साथ जो है वो इस कंट्रोल को सीख लेते हैं और उनको फिर वॉशरूम के लिए ट्रेन भी किया जाता है। तो इस तरह से ये जो रेक्टम है और इसका फंक्शन है और एनस का इसके साथ ओपनिंग का फंक्शन है टू डिफिकेट। और ये पूरी कोलन है, आप देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत हिस्सा। अब इस हिस्से के बारे में अगर मैं बताना शुरू करूँ आपको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। बहुत सारा फाइबर्स भी ज़रूरी होता है, प्लांट फाइबर, जो कि हम वेजिटेटिव जो पोर्शन खाते हैं, सब्जियां फल जो हम खाते हैं उसके थ्रू यहाँ पर मुहैया होता है। और सारे के सारे जो मटेरियल्स यहाँ पर आते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड आता है यहाँ पर, उसको आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे म्यूकोजल सेल्स जो कि इसकी म्यूकोजा लाइनिंग होती है उससे भी गिरते रहते हैं, वो नए बनते रहते हैं। जो डेड होते हैं वो गिरकर आगे चले जाते हैं, जो नए बनते रहते हैं वो इस हिस्से का इसमें हिस्सा बन जाते हैं, साथ शामिल हो जाते हैं। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की है वो ये कि ये वो जगह है जहाँ पर अब्जॉर्प्शन जो है उसका अमल रीअब्जॉर्प्शन की तरफ चला जाता है, यानी पहले ही स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होकर आ रहा है। पानी अब्जॉर्ब किया जा चुका है, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब किए जा चुके हैं, मिनरल्स अब्जॉर्ब किए जा चुके हैं। अब इस हिस्से से जब ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट गुजर रहा होता है जो कि भी अपनी फाइनल फॉर्म में नहीं है, तो उसको चेक कर लिया जाता है कि क्या अभी भी इसमें कोई पानी मिनरल्स ऐसे हैं जिसको जज़ब करके वापस भेज दिया जाए। अच्छा जी, बाज़ दफ़ा इन्फेक्शन किसी ड्रग की सूरत में, किसी बीमारी के आफ्टर इफेक्ट्स के नतीजे में, या कोई इंटरनल अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमारी आपको हो गई है, उसके नतीजे में होता क्या है, यहाँ पर दो केसेस हो जाते हैं। पहला केस तो ये है कि पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब नहीं किया जाता और सारा पानी वेस्ट हो जाता है, जो कि मोशंस के सूरत में आपके सामने आता है और जिसको हम मेडिकल टर्म में डायरिया बोलते हैं। और वो फिर आपको बीमार कर देता है क्योंकि पानी की जिस्म में कमी होती रहती है और सारा पानी आपके जिस्म से वेस्ट हो रहा होता है। और इसके उलट दूसरा केस है जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, उर्दू में उसको कब्ज कहते हैं। अगर इस एरिया में हद से ज़्यादा डाइजेस्टिव जो वेस्ट है जो कि अब मज़ीद हज़म नहीं हो सकता, उसमें से पानी को अब्जॉर्ब कर लिया जाए तो जो वेस्ट मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, सेमी सॉलिड से बहुत हार्ड हो जाएगा, उसको इजेक्ट आउट बॉडी से करना मुश्किल हो जाएगा और इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन और डायरिया इंटरनली इस एरिया में होने वाली किसी प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है, ये किसी बीमारी की अलामतों में से एक अलामत भी हो सकती हैं। इसके साथ आपका एक टॉपिक रह जाएगा और हमारा न्यूट्रिशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और जल्द ही आपका वो टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी।